हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरबीएनएल स्टॉक के बारे में। दोस्तों, कंपनी में एक बहुत बड़ा डाउनफॉल हमें देखने को मिला। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आरबीएनएल ही गिरा। आज के दिन सभी स्टॉक्स गिरे। जिन कंपनी का फंडामेंटल अच्छा था वो भी गिरे, जिन कंपनी का फंडामेंटल खराब था वो भी गिरे। जो कंपनी ओवरबॉट थी वो भी गिरी, जो कंपनी ओवरसोल्ड थी वो भी गिरी। टाटा मोटर्स, अब आप देख सकते हो पी रेशियो कितना डाउन है, बट वो भी गिरा। तो अभी के टाइम ऐसा नहीं है कि सिर्फ मल्टीपल एक ही 2 3 5 कंपनियां सभी स्टॉक्स में गिरावट हुई है। तो सवाल ये आता है कि ये गिरावट कहाँ तक जाएगी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अभी के टाइम क्या ये गिरावट यहाँ तक रुक जाएगी, या फिर यहाँ से रिवर्सल होगा, या फिर यहाँ से जो है कि ये गिरावट कंटिन्यू आगे रह सकती है, वो जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या फिर यहाँ से ये गिरावट और भी बढ़ सकती है। जैसे आज तो 6% ही गिरा है, क्या कल 10% गिर सकता है, वो जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ्रेश एंट्री, एवरेज वगैरह क्या कुछ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बन रही है, नहीं बन रही है, वो भी देखेंगे। आरवीएनएल ऑलमोस्ट हमने टेलीग्राम पे 600 रुपये के लेवल्स पे एग्जिट ले लिया था। वहाँ से कुछ लोग 2-3% के पीछे भागे भी थे। मैंने मना भी किया था कि 2-3% के पीछे नहीं भागना है। जब हमने 400 पे इसमें एंट्री ली एंड 600 पे हमने एग्जिट किया, 50% हमने इससे रिटर्न बनाया, और फिर भी आप अगर 5% के पीछे भाग रहे हो तो फिर ये बहुत गलत बात है। तो ऑलमोस्ट 400 से एंट्री, 600 पे एग्जिट लिया। आप चाहे तो मेरे टेलीग्राम पे भी चेक कर सकते हो। जब ये स्टॉक में मूवमेंट आया था, वहाँ पे मूवमेंट से पहले ही अपडेट दे दिया था। लिंक आपको टेलीग्राम की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड फिर भी लोग जो है कि 5% 6% के पीछे भागते हैं। 600 पे हमने बुक किया, उसके बाद स्टॉक क्या गया, 650 पे गया। तो लोगों को लगा कि अरे यार, हम तो रिटर्न मिस कर रहे हैं। अरे जब आपको पहले ही 50% मिल चुका है तो आप 5% 10% के पीछे क्यों भाग रहे हो। तो अभी के टाइम अगर देखा जाए तो यहाँ पर 650 के लेवल से स्टॉक 550 आ चुका है। ऑलमोस्ट यहाँ पे 17-18% जो है ऊपर के लेवल से गिर चुका है। अगर मैं बात करूँ लास्ट 5 डेज में 11% की गिरावट, 1 मंथ में 12.5% तक के रिटर्न्स, 6 मंथ में 95% तक के रिटर्न्स, एंड 1 ईयर में 340% तक के रिटर्न्स कंपनी ने हमें बना के दी है। मैक्सिमम में बहुत ही अच्छे रिटर्न्स मिले हैं। 2700% तक के रिटर्न्स यहाँ पे हमें देखने को मिले, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो ये जानने से पहले कि आगे ये गिरावट होगी या नहीं होगी, कंटिन्यू रहेगी नहीं रहेगी, उससे पहले थोड़ा सा डेटा चेक कर लेते हैं। स्टॉक आपका आज ओपन होता है 560 रुपये के आसपास, 575 रुपये तक का हाई लगाता है। उसके बाद एक लो लगता है 544 रुपये तक का। मतलब एक अच्छी सेलिंग यहाँ पे हमें देखने को मिलती है, स्टॉक में गिरावट होती है। वही अगर मैं बात करूँ टोटल वॉल्यूम्स कितना हुआ है, वॉल्यूम थोड़ा सा कम हुआ है, चलो ठीक है, 2 करोड़ 16 लाख का वॉल्यूम हुआ है। वैल्यू की बात की जाए तो 1200 करोड़ रुपए के वैल्यू के शेयर्स आज ट्रेड होते हैं, बट डिलीवरी कम उठाई जा रही है। 34% क्वांटिटी ही डिलीवरी हमें देखने को मिल रही है। स्टॉक आपका ऑलमोस्ट जो है कि 6-7% गिर चुका है, फिर भी डिलीवरी 34%, मतलब कि अभी भी लोगों को थोड़ा सा डर का माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है। अब देखिए, सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं गिरावट के पीछे वजह क्या है, वजह तो आप सबको पता ही होगी, फिर भी बता देता हूँ। गिरावट के पीछे जो सबसे बड़ी वजह है, ग्लोबल मार्केट नेगेटिव सेंटीमेंट, और उसी के साथ साथ दूसरी जो वजह है वो दोस्तों वॉर। तीसरी जो वजह है, ये खुद स्टॉक जो है वो बहुत ज़्यादा ओवरबॉट थे, इस वजह से एक प्रॉफिट बुकिंग भी हम यहाँ पे कह सकते हैं, एक नेगेटिव सेंटीमेंट भी कह सकते हैं। चारों का जो मिक्सर हमें देखने को मिला, इसकी वजह से गिरावट जो है वो थोड़ी हावी होते हुए देखने को मिली। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको व्यू बता देता हूँ लॉन्ग टर्म का, कि लॉन्ग टर्म मेरा नज़रिया क्या है। लॉन्ग टर्म मतलब कि 3 से 5 साल का यहाँ पे आरबीएनएल में अभी के टाइम जो भी प्राइस चल रहा है उसको लेके मेरा क्या नज़रिया है। देखिए, यहाँ पे अगर आपने 100 रुपये 50 रुपये के प्राइस पे आरबीएनएल को लिया हुआ है, 200 रुपये के प्राइस पे लिया हुआ है, स्टॉक ऑलमोस्ट आपको प्रॉफिट दे रहा है 150%, तो आपको अभी के टाइम क्या करना चाहिए, मेरी पर्सनल व्यू में बता रहा हूँ, आप करो ना करो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं मान लो 200 पे आरबीएनएल को लिया हुआ होता और अभी 550 चल रहा है, मेरे को 150% 175% प्रॉफिट चल रहा है, तो ऐसे में मैं क्या करता, मैं सिंपली दोस्तों क्या करता कि जो मैंने 200 रुपये के लेवल्स पे जो फंड लगाया है वो फंड सबसे पहले मैं निकालता। मतलब मेरा जो मेन कैपिटल है उसको निकालता, कैपिटल के ऊपर 50% प्रॉफिट को निकालता, एंड उसके बाद जो पीछे जो अमाउंट है उसको मैं एज इट इज रहने देता। मतलब मेरा कैपिटल सेव हो गया, और जो मैंने इतना टाइम पेशेंस रखा उसके ऊपर, कैपिटल के ऊपर मैंने प्रॉफिट भी निकाल लिया। अब चाहे अगर स्टॉक गिरता भी है तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ओवरऑल मैंने अपना कैपिटल भी सेव कर लिया, और जो मैंने इस स्टॉक में पेशेंस रखा उसके ऊपर मैंने प्रॉफिट भी बुक कर लिया 50%। तो इस हिसाब से यहाँ पर मैं मेरी स्ट्रेटेजी रखता। और अगर मेरा इस स्टॉक में 5 साल का व्यू है, अभी अगर मेरा इस स्टॉक में 5 साल का व्यू होता तो मैं एज इट इज ऐसे ही रहने देता, जो भी मेरा कैपिटल है वो एज इट इज ऐसे ही रहने देता। हो सकता है मैं थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लेता, बट
मैं लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से होल्ड करता, जिसमें अगर मेरा 5 साल का व्यू है एज इट इज़ ऐसे ही रहने देता। और अगर ये स्टॉक गिरा है अभी के टाइम, हर 10% की बड़ी गिरावट में मैं और ऐड करने की कोशिश करता, क्योंकि 5 साल के व्यू के हिसाब से कंपनी का भविष्य बहुत ही अच्छा दिख रहा है। ये कंपनी जो है रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में भी है, हाईवेज में भी है, विंड में, रिन्यूएबल में भी हमें ये कंपनी देखने को मिल रही है। बड़े बड़े जॉइंट वेंचर हो चुके हैं, तो हर बड़ी गिरावट आरबीएनएल में हमारे लिए एक मौका पैदा करती है। 1 लाख करोड़ के आसपास इसकी ऑर्डर बुक है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। आने वाले सालों के लिए कंपनी के पास ऑर्डर्स की कोई कमी नहीं है, तो इस हिसाब से जो है ग्रोथ अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी। मार्केट कैप 1,14,000 करोड़ का है, 78 का पी है। जब रेवेन्यू प्रॉफिट बढ़ेगा तो आने वाले समय में पी रेशियो भी कम हो जाएगा। फाइनेंशियली कंपनी बेटर है, बट शॉर्ट टर्म पर्पज़ के हिसाब से एक सेलिंग आनी थी और वो सेलिंग हमें देखने को मिली। और उसी के साथ साथ यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया, लॉन्ग टर्म मेरा जो विजन है वो तो मैंने आपके साथ क्लियर कर दिया कि अगर मेरा 5 साल का व्यू है यहाँ से, तो मैं एज इट इज ऐसे ही रहने दूंगा। और अगर गिरावट हुई 10%, 15%, तो हर 10% की गिरावट में मैं ऐड करने की कोशिश करूँगा। तो लॉन्ग टर्म वालों को तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि शॉर्ट टर्म में दोस्तों अभी के टाइम कंपनी के यहाँ पर Q1 के रिजल्ट्स जो है वो हमें देखने को मिलेंगे। कंपनी के Q1 के जो रिजल्ट्स है वो यहाँ पे हमें नजर आने वाले हैं, जो कि रहेंगे 8 अगस्त को। आज हो चुकी है आपकी 5, 6, 7, 8 अगस्त को कंपनी के Q1 के रिजल्ट्स आएंगे। वो रिजल्ट्स अगर अच्छे होते हैं तो एक अच्छे रिवर्सल की संभावना बनेगी। अगर रिजल्ट्स नेगेटिव होते हैं तो जाहिर सी बात है स्टॉक 5 से 6% जो 9 अगस्त है वहाँ पे भी गिर सकता है। तो सब कुछ रिजल्ट्स पे डिपेंड करता है। रिजल्ट्स अगर अच्छे आए तो एक अच्छा तगड़ा रिवर्सल हमें देखने को मिल जाएगा। एंड अब यहाँ पे बात करते हैं, जैसा हमने देखा कि लॉन्ग टर्म तो बेटर है कंपनी, रिजल्ट अच्छा आया तो रिवर्सल भी हो जाएगा। अब बात करते हैं मेन पॉइंट पे कि ये गिरावट क्या अभी खत्म हो चुकी है या फिर ये गिरावट आगे और भी चलेगी। तो देखिए यहाँ पे अभी के टाइम मार्केट में डर का माहौल बहुत ज़्यादा है, वो हमें दर्शाता है इंडिया विक्स में। अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे, मैं विक्स का डेटा आपको दिखा देता हूँ। 42% विक्स जो है वो अभी के टाइम आज सिंगल डे में जंप किया है। अगर आप यहाँ पे सिंगल डे कैंडल देखेंगे विक्स की, तो 42% जंप किया है। तो ये एक समय के लिए आपका 70-80% तक जंप कर चुका था, बट जो क्लोजिंग हुई है वो 42% पे हुई है। विक्स क्या होता है, जब भी मार्केट में डर का माहौल बढ़ता है तो ये विक्स इंडेक्स बढ़ जाता है। जैसे यहाँ पे इलेक्शंस आए थे तो डर का माहौल बढ़ा, विक्स इंडेक्स बढ़ता गया। मई मंथ से विक्स इंडेक्स बढ़ा, जून तक बढ़ा। जैसे इलेक्शन के रिजल्ट आए विक्स इंडेक्स डाउन हो गया। तो अब यहाँ पे मार्केट में एक डर का माहौल जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, तो थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। इलेक्शंस के टाइम तो बस यही था कि इंडिया का विक्स बढ़ रहा था, बट आज के दिन यहाँ पे जितने भी ग्लोबल मार्केट के इंडेक्स है सभी का विक्स बढ़ रहा है, सभी देशों के विक्स बढ़ रहे हैं। तो थोड़ा अलर्ट रहने की हमें ज़रूरत है। तो यहाँ पे विक्स में बताया जा रहा है कि डर का माहौल है। बाकी अभी के टाइम यहाँ पे सब कुछ यूएस मार्केट पे डिपेंड करता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई इंडियन मार्केट यूएस मार्केट को फॉलो ही नहीं करता। देखिए फॉलो करता है, बस 1-2 दिन का गैप हो जाता है। जैसे मान लो कि यूएस मार्केट आज 500 पॉइंट गिरा, हो सकता है इंडियन मार्केट कल इसको रिएक्ट ना करे, बट परसों कर देगा। जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे डो जोन्स ऊपर के लेवल से अब कितना गिरा, आप यहाँ पे खुद चेक कीजिए। डो जोन्स में हमें यहाँ पे रिसेंटली कितनी गिरावट देखने को मिली है। ये आपकी जो गिरावट हुई है वो 3.5% के आसपास हुई है टॉप लेवल से। एंड वही अगर मैं बात करूँ निफ्टी की, तो निफ्टी में हमें क्या देखने को मिला, सेम चीज़ें यहाँ पे निफ्टी में भी हुई, बट निफ्टी ने थोड़ा लेट रिएक्ट किया। यहाँ पे आप देखेंगे निफ्टी 4% डो जोन्स से ज़्यादा गिरा है। तो यहाँ पे मार्केट यूएस मार्केट को रिएक्ट करता है। जो लोग बोलते हैं यूएस को रिएक्ट करता है भाई, तो यहाँ पे यूएस मार्केट को रिएक्ट करता है, उस हिसाब से थोड़ा अप डाउन लेट हमें देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों लॉन्ग टर्म कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्ट टर्म की बात की जाए, यूएस मार्केट प्रेशर में गिरावट ये आगे और हो सकती है। रीज़न आज के दिन आप देखेंगे तो यहाँ पे जो नैस्डैक है वो ऑलमोस्ट 700 पॉइंट हमें गैप डाउन ओपन होते हुए देखने को मिल रहा है। 700 पॉइंट, जो कि एक बहुत बड़ी गिरावट होती है। नैस्डैक का फ्यूचर 700 पॉइंट गैप डाउन हो रहा है, जिसमें अगर आप देखेंगे अमेजॉन स्टॉक जो है 5-6% गैप डाउन ओपन होगा। टेस्ला 8% गैप डाउन ओपन हो रहा है। वही अगर मैं बात करूँ गूगल जैसी बड़ी कंपनियां 5% गैप डाउन ओपन, एप्पल जैसी बड़ी कंपनियां 6.5% गैप डाउन ओपन हो रही है। तो ये सेलिंग थोड़ी आगे हो सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कल भी अपना मार्केट गैप डाउन ओपन हो सकता है। और इसी वजह से जो ये आरवीएनएल स्टॉक है इसके ऊपर हमें प्रेशर जो है वो थोड़ा और देखने को मिल सकता है। अब देखिए सब कुछ डिपेंड करता है मिड कैप पे, क्योंकि जिस डायरेक्शन में मिड कैप जाता है उसी डायरेक्शन में अभी के टाइम सभी पीएसयू चल रहे हैं। मिड कैप इंडेक्स जो है वो अभी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे है, वो है ईएमए सपोर्ट। हमने क्या देखा पास्ट में, जब ईएमए पे सपोर्ट लिया है रिवर्सल आया है। ईएमए पे सपोर्ट रिवर्सल, सपोर्ट जंप, फिर सपोर्ट फिर जंप, फिर सपोर्ट फिर जंप, फिर सपोर्ट
तो फिर यहाँ पे जंप आ सकता है। बट अगर यहाँ पे ये सपोर्ट टूटता है तो एक बड़ी सेलिंग भी हो सकती है। तो मिड कैप इंडेक्स जो है जब तक 55,500 के लेवल के ऊपर है तब तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये लेवल टूटा, इसके लेवल के नीचे क्लोजिंग मिलती है तो बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो जब तक यहाँ पे 55,500 के ऊपर है मिड कैप तब तक आरवीएनएल जो है सही है। बट अगर 55,500 के लेवल के नीचे गया मिड कैप तो आरवीएनएल 450 के लेवल भी दिखा सकता है। तो मेरा यहाँ पर क्या मानना है आरवीएनएल को लेके, मेरा यहाँ पर ये मानना है आरवीएनएल को लेके, ये फिबोनाची का जो आपको सपोर्ट दिख रहा है ना, ये ग्रीन लाइन यहाँ तक आ सकता है। मतलब स्टॉक 500 का लेवल दिखा सकता है। और जब स्टॉक 500 पे आएगा तो ये जो आपको ईएमए दिख रहा है ना, ईएमए सेटअप ये वाला, इस लेवल पे सपोर्ट ले सकता है। हर स्टॉक ईएमए पे सपोर्ट लिया है, आरवीएनएल भी यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है। तो लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से तो मैं हर बड़ी गिरावट में ऐड करने की कोशिश करूँगा। मीडियम टर्म व्यू के हिसाब से आरवीएनएल जो है वो ऊपर के लेवल से गिर चुका है आपका 15%। कल मान लो 5% और गिरता है, 20% की गिरावट पे मैं यहाँ पे एवरेज करूँगा। एवरेज कितना करूँगा, मान लो मेरे पास 100 शेयर खरीदने का फंड है, 30 शेयर में जो है यहाँ पे 25 स्टॉक में यहाँ पे ऐड करने की कोशिश करूँगा। अगर यहाँ से रिवर्स कर गया तो मुझे 25 स्टॉक पे प्रॉफिट हो जाएगा। नहीं रिवर्स किया, यहाँ से 10% और गिर गया तो मैं वहाँ पे 25 शेयर और ऐड करूँगा। 10% और गिरा, 25 शेयर और ऐड करूँगा, और 10% गिरा और 25 शेयर ऐड करूँगा। तो ऐसे में मेरा एवरेज भी लो पे आ जाएगा, अच्छा खासा फंड भी लग जाएगा। वहाँ से जैसे ही रिवर्सल होगा मुझे बड़ा प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। बट 2% की तेज़ी को देख के मैं यहाँ पे सारा फंड नहीं लगाऊंगा, ये बात आप ध्यान रखना। हर बड़ी गिरावट में ऐड करूँगा, 2% की तेज़ी को देख के यहाँ पे फोमो में आके बाइंग नहीं करूँगा। और उसी के साथ साथ लॉन्ग टर्म है तो मैं हर बड़ी गिरावट में ऐड करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।